हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मित्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रेहान अहमद सिद्दीकी एंड मैं यहाँ एमयू से ही बीटेक कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमयू ट्रिपल जो 2026 का कंप्लीट फिजिक्स रोड मैप कि क्या आपको होना चाहिए रोड मैप इन लास्ट के 60 डेज के अंदर। जब तक आप ये देख रहे होंगे वीडियो, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज बचे होंगे आपके पास इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, और टेस्ट वगैरह न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सबके लिए एंड ऑल। तो कैसे आपकी होनी चाहिए इस लास्ट की स्ट्रेटेजी, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम लोग कंप्लीट एमयू ट्रिपल फिजिक्स का ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहली बात कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमयू के अंदर, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स क्या क्या हैं। इन चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एमयू के अंदर, कोई फिक्स पैटर्न होता ही नहीं प्रायोरिटी चैप्टर का, बट कुछ चैप्टर ऐसे देखे गए हैं जिनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहती है कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर्स। तो आपको उन चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। वो बताए जाएंगे आपको वो चैप्टर्स भी आगे वीडियो के अंदर। स्मार्ट स्टडी टिप्स बताई जाएंगी आपको, जो आपको फॉलो करनी होंगी थ्रू आउट दिस होल 60 डेज स्ट्रेटेजी। एंड कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करने लगते हैं लास्ट के फेज में आते आते, और प्लान तो बताएंगे आपको ऑफ कोर्स। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मतलब अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो अपने आप प्रिपरेशन का 50% पार्ट मिस कर दिया आपने, 50% पार्ट गॉन। क्यों, हम वो भी देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने फिजिक्स का ओवरव्यू। एक बार ले लेते हैं हम लोग अपना फिजिक्स का ओवरव्यू। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, आपको मालूम ही होगा। सिलेबस इसका एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ा जाता है। जो ओल्ड सिलेबस था 2020 को, प्री कोविड फेज, अगर आप सबको याद हो, तो जो सिलेबस था वो भी अभी अभी तक चलता ही आ रहा है, उसने अपडेट नहीं किया है एमयू ने। तो आपने जो अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड सिलेबस और जेई मेंस का सिलेबस, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस ही आता है एमयू ट्रिपल ई का फिजिक्स में। और केमिस्ट्री मैथ्स से मैथमेटिक्स में भी सेम वही रहता है, थोड़ा ज़्यादा सिलेबस आता है इसमें, मतलब सिलेबस कट नहीं रहता। सीधी सिंपल बात बताएं आपको। और अगर बात करें हम लोग लेवल की एग्ज़ाम के, तो मान लेते हैं हमारा ये हो गया एनसीईआरटी का लेवल, और ये हो गया हमारा जेई का लेवल। खास करके मेंस का एडवांस तो काफ़ी आगे जाता है, उसके बारे में बात नहीं करना हमको। तो हमारा एमयू का लेवल आता है कुछ इस साइड। कुछ क्वेश्चंस आपको हालांकि मिलेंगे इससे थोड़े से कम लेवल पे, और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही मिलेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस रेंज के अंदर, अराउंड 60% ऑफ जेई मीन्स। ठीक। और कुछ क्वेश्चन हालांकि काफ़ी ज़्यादा टफ आ सकते हैं, जो आपके जेई मेन से भी काफ़ी टफ रहेंगे। वो कितने रहेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर। वो क्वेश्चन क्यों डाले जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन पे आए, अटके, गलती करे, टाइम वेस्ट करे, और उसका एग्जाम अच्छा ना हो। वो डालते ही इसीलिए क्वेश्चन है ताकि वो एग्जामिन कर रहे हैं बच्चे को कि क्या बच्चा उन क्वेश्चंस को ढूंढ के छोड़ पा रहा है कि नहीं। एक गेम ऑफ सिलेक्शन नहीं, गेम ऑफ रिजेक्शन होता है एग्जाम। तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक दो क्वेश्चंस जो ऐसे आते हैं एक्सट्रीम टफ, उनको छोड़ के आना ही है एग्जाम के अंदर, उसे करना होता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है नहीं फिजिक्स के अंदर, तो आप सवाल तो बिल्कुल बना ही नहीं पाएंगे। ये केमिस्ट्री तो ऐसा है नहीं कि आप थोड़ा रट लिया हो गया, ये फिजिक्स का सिलेबस है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, क्लियर नहीं है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं आप फिजिक्स में, तो ये बात जाहिर सी है कि आप गलती करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और बात करते हैं हम लोग अगर सिलेबस कंपोजिशन की, तो कंप्लीट 11th एंड 12th के बोथ के पोर्शन आते हैं आपके। और मैंने बता ही दिया आपको कि जो प्री कोविड का फेज था, कंप्लीट सिलेबस आता है अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड एंड जेई मेंस का सिलेबस जो करंट टाइम पे है। और बैलेंस बिटवीन बोथ क्लासेस, इसका मतलब क्या होगा कि 11th का जो वेटेज रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसका वेटेज, 12th के वेटेज के लिए। हालांकि देखा गया है रिसेंट ईयर्स के अंदर कि इसको हल्का सा ज़्यादा रखा गया है। कितना ज़्यादा रखा गया है, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, अगर 100% मान लें हम लोग पूरे पेपर को फिजिक्स का, तो 55% मिल जाएगा आपको 12th का वेटेज, एंड अराउंड 45% किसका वेटेज मिलेगा आपको, 11th का वेटेज। तो आप हल्की से ज़्यादा रहेगी स्लाइटली वेटेज 12th की, बराबरी हो सकती है या उल्टा हो सकता है, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं रहता है पैटर्न एमयू का। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स चैप्टर्स आपको कवर करने हैं एग्जाम में बैठने से पहले। आपने बात सुनी होगी एक 80-20 रूल।
अब ये कौन सा रूल आ गया, इतने सारे रूल पहले सिलेबस में कंप्लीट नहीं हो रहे, ये कौन से नए रूल बता रहे हैं यहाँ पे। ये क्या कहता है रूल, अगर आपको 80% पोर्शन कवर करना है तो वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ योर टास्क। मतलब आपका ये, हालांकि 20 से थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, 20 से थोड़ा ज़्यादा है ही, लेकिन ये आपका 80% पेपर कवर करा ही देगा, क्योंकि 80% जो पेपर क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के अंदर वो इन चैप्टर्स से ही आते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर कवर कर लेंगे तो आपको पूरा पेपर का 80% कवर हो जाएगा, पूरे पेपर का। समझ आए आप? जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसमें आपका 80% पोर्शन जो आएगा उसी से आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर क्या है हमारा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एमएलएम। ये आपका बेस है, कौन सी किस चीज़ का बेस है, आपका मैकेनिक्स का बेस है। ठीक, अगर आपके चैप्टर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको ये आने वाले जो 3-4 चैप्टर हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप इसी से स्टार्ट करें, इसको स्ट्रांग करें। अगर आपका ये स्ट्रांग नहीं तो आपका आगे का सिलेबस थोड़ा मुश्किल से आपको गुजरेगा, आपको कवर करने में काफ़ी परेशानी आएंगी, सीधी सी बात बोलें तो। और वर्क पावर एनर्जी आ गया हमारा चैप्टर नंबर 2। ये थोड़ा इजी चैप्टर आता है, इसको आप थोड़ा जल्दी कवर कर सकते हैं, और इससे भी क्वेश्चन भी थोड़े कंपेरेटिवली इजी आते हैं। कुछ क्वेश्चन हालांकि टफ आते हैं, उनको आप थोड़ा एक्सट्रीम लेवल प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े अच्छे लेवल पे, तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास, ये थोड़ा टफ चैप्टर आता है, इसको आप हालांकि छोड़ सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं आप इसको, किस में कर सकते हैं, लास्ट में। अगर आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए तब आप कर सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक, ये हमारे क्या थे, ये हमारे 11th के चैप्टर्स थे, और इधर हमारे 12th के चैप्टर हैं। हमारा फोर्थ चैप्टर क्या है 11th में, ग्रेविटेशन। अगर आप ये ग्रेविटेशन चैप्टर कर लेते हैं तो इससे देखा गया हर साल 2 से 3 क्वेश्चन ईएमयू पूछता ही आ रहा है। रिसेंट ईयर्स में 2 से 3 क्वेश्चन ग्रेविटेशन में पूछता ही जा रहा है ईएमयू। अगर आप ये चैप्टर कवर कर लेंगे यानी आपने 2 से 3 क्वेश्चन अपने कंफर्म कर लिए पेपर के अंदर। और बाकी बात करें अगर हम लोग, तो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर 5वां नंबर का, केटीजी एंड थर्मो, ये आपका इंडिपेंडेंट चैप्टर आता है, इसको आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए। और आपका ये केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर भी आता है, ये चैप्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये दोनों आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे और फिजिक्स में मिलेंगे, और उनकी वेटेज भी अच्छी खासी ज़्यादा होती है फिजिक्स के अंदर। और थोड़े इंडिपेंडेंट चैप्टर भी होते हैं ये सब, तो अगर आप इसको कवर कर लें अच्छे से तो आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे अच्छे। 2 से 3, 2 से 3 इससे, और 3 से 4 मॉडर्न फिजिक्स तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपके कंफर्म हो जाएंगे पेपर के अंदर। और बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, थोड़ा बेसिक चैप्टर है, आसान चैप्टर आता है। अगर आपके इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स मालूम है अच्छे से और फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहे हैं तो आप तो आराम से कर लेंगे एक चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद मैग्नेटिज्म भी आसान चैप्टर है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। ईएमआई एंड एसी बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, स्टार्टिंग में मुझे भी टफ लगता था काफ़ी, फिर मैंने जब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझे डिटेल में, दोबारा से जाकर लेक्चर देखे पूरे पूरे, तब मुझे समझ में आया कि कैसे कवर करना है इसको, तब थोड़ा स्ट्रांग हुआ। आप इसको चाहे तो लास्ट में कर सकते हैं, जैसे आप रोटेशन को कवर करेंगे यहाँ से, जिसको थोड़ा टफ लगता है। ऑप्टिक्स, हाँ, फिर आपका थोड़ा इंडिपेंडेंट चैप्टर आया, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछता है एमयू हर साल, हर साल इससे पूछता आ रहा है। मॉडल फिजिक्स बता दिया मैंने आपको। मतलब ये चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप 80% सिलेबस कवर कर लेंगे अपने फिजिक्स में आने वाले इन पेपर के अंदर जो आपको पूछा जाएगा एमयू। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे पढ़ना है, आपको फिजिक्स को अप्रोच कैसे करना है। अभी आपने बता दिया, आपने आपको मालूम चल गया कि कैसे आपको पढ़ना है चैप्टर्स, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है इसके बारे में देख लेते हैं। आपको एनसीईआरटी थ्योरी कवर करनी है, ठीक, आपको थ्योरी कवर नहीं करनी, मान ली आप देख सकते हैं वन शॉट कौन से वाले, जो आपके 8 से 10 घंटे के वन शॉट हैं पर चैप्टर के, आपको उनको कवर करना होगा। लास्ट का टाइम बचा है तो आप थोड़ा उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं 1.5x पे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, वरना 1x पे ही देखिए, मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी, वन शॉट देखना है आपको। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, डीपीपी से प्रैक्टिस करनी है। आपको डीपीपी मिलती है, आपको डीपीपी नहीं मिल रही है, आपको क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है। प्रैक्टिस शीट्स किसकी लेवल की, ये आपकी उनकी एएमयू की लेवल की, एएमयू ट्रिपल ए। ठीक, अगर आप ये शीट सॉल्व कर रहे हैं, एमयू के क्वेश्चन के लेवल सॉल्व कर रहे हैं, तभी तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी इस एग्जाम को लेकर के।
अगर आपको नहीं मिलती है प्रैक्टिस शीट्स तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो आप कहाँ प्रोवाइड करेंगे आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक रहेगा इस प्रैक्टिस शीट का, आपको वहाँ से मिल जाएंगी वो। ठीक। अब उसके बाद बात आती है वीकली रिवीजन की। आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया एक एक वीक के अंदर। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वीक में मूव कर गए आप। आपने यहाँ से किया पांचवा चैप्टर कंप्लीट, छठा कंप्लीट, सातवां कंप्लीट, आठवां एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे आप आएंगे आप रियलाइज करेंगे पांचवें चैप्टर छठे चैप्टर पे आते आते आपको ये होने लगेगा रियलाइज कि आपका ये जो अपने वन चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, उसको आप थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हैं। आपको आने लगेगा डाउट कि ये क्या था, इसके अंदर फॉर्मूला कैसे था, ये क्यों था यहाँ पे। आपको आने लगेंगे डाउट, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको वीकली रिवीजन करना होगा। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे, आपको इवेंचुअली लगने लगेगा कि आपने सब कुछ भूल गए हैं। तो आपको रिवीजन तो करते चलना है, मेरी माने तो यही करना है। और टेस्टिंग, फोर्थ पॉइंट आती है टेस्ट, जो कि मैंने बताया आपको 50% ऑफ योर प्रिपरेशन कंप्राइजेज ऑफ योर टेस्ट। क्यों, आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मैं क्यों बोल रहा हूँ 50%, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने कवर तो कर लिया अपना चैप्टर, ठीक, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने यहाँ डिस्कस किया, तो यहीं पे समझा देता हूँ आपको स्पेस करके। यस, तो फिर मैंने क्यों बोला कि आपका 50% कवर करता है टेस्ट का खाली पार्ट। आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, ये तो आपका 1/4 हो रहा है इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। नहीं, ऐसा नहीं, आपका 50% कवर करता है क्योंकि आपने मान लीजिए कवर कर लिया अपनी थ्योरी, आपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया अच्छे से, आपने रिवीजन भी कर लिया, बट अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट देने से होता क्या है, आपके एम में पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक। टाइम कितना मिलता है आपको इन क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, मात्र 120 मिनट। आपके पास खाली इतना ही टाइम होता है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप इस टाइम फ्रेम के अंदर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम है, आपको स्पीड नहीं आएगी, आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी इस एग्जाम को डेवलप करते हुए। तो आपके एग्जाम से क्या होंगे, क्वेश्चन छूटने लगेंगे। अगर आप देखें तो आपको फिजिक्स के अंदर अमूमन 1 से 2 मिनट मिल पाएगा मैक्स टू मैक्स। अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हैं तब 1 से 2 मिनट मिल पाएगा आपको मैक्स टू मैक्स। तो अगर आपकी स्पीड स्लो है, टेस्ट नहीं दे रहे हैं आप, आपको मालूम चलेगा नहीं एग्जाम के में चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको मालूम चलेगा नहीं सारी बातें तो आपका प्रिपरेशन हो ही नहीं पाएगी कंप्लीट। तो इसलिए बोला जाता है कि आपके टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो अपना इतना पोर्शन मिस कर रहे हैं प्रिपरेशन का। बिना टेस्ट दिए जा रहे हैं मतलब आप बिना हथियार के आपको जंग में उतार दिया गया, बिना आपको मालूम है नहीं कि किससे लड़ना है, क्या लड़ना है, बस आप चले गए निहत्थे जिसे बोलते हैं, मैदान में उतार दिए गए, जाके लड़ दो जाओ। तो टेस्ट तो देना ही है आपको। टेस्ट देने से क्या होगा, आपके गैप रिवील होंगे। आपने कुछ चैप्टर कवर कर लिया, आपने उसको टिक मार्क लगा लिया, मेरा चैप्टर कंप्लीट है। इवन देन जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आप करेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, तो आप वहाँ गलतियाँ करेंगे, यहाँ पे आपने गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी। आपने जब चैप्टर कंप्लीट कर लिया तभी आपसे गलती क्यों हो रही है और कहाँ पे हो रही है, आपको टेस्ट बताएगा। टेस्ट तो देने से आपको मालूम चलेंगी सारी गलतियाँ कि ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं। दूसरी बात, आपकी टेस्ट स्पीड इंप्रूव करता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी एग्जाम के अंदर तो फटाफट क्वेश्चन करते चले जाएंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं, अमूमन जो बच्चा 80+ क्वेश्चन कर देता है सही, उसकी रैंक तो टॉप 10 के अराउंड आ जाती है, टॉप 10 टू टॉप 50 में रैंक आराम से मिल जाती है उसको। टॉप 50, हम टॉप 10 ही बता दे रहे हैं इसको, टॉप 10 आ जाती है रैंक आपकी। ठीक। आपको मिलता है कंप्लीट एग्जाम सिमुलेशन कि कैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ब्रेक डाउन आता है आपके एग्जाम में। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। किसी बच्चे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी बच्चे को मैथ्स अच्छी लगती है पहले, तो वो अटेम्प्ट करता है केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स पे जाता है वो बच्चा। कोई बच्चा मैथ्स इसकी स्ट्रांग होती है, वो मैथ्स करता है पहले, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। अपने अकॉर्डिंग सब अपने प्लान चूज करते हैं एग्जाम से जाने से पहले। मॉक टेस्ट मालूम आपको कि कैसे आपको कौन से चैप्टर पहले कवर करना है, कौन से को टॉपिक क्वेश्चन आपको पहले चूज करने हैं।
पहले फिजिक्स करनी है कि पहले मैथ्स करनी है, पहले केमिस्ट्री करनी है, ये मालूम चलता है आपको। तो हमारी आती है यहाँ पे AMUTS। ये क्या है, हमारी AMU ट्रिपल ई की टेस्ट सीरीज है। इसमें हम लोग क्या देते हैं आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं। ठीक, कितने मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट? 37 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, 37 चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, ये आपके होंगे पर सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका, आपको फिजिक्स में मिलेंगे 37 चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चैप्टर के एक टेस्ट। केमिस्ट्री में मिलेंगे इतने ही, और मैथ में भी आपको इतने मिलेंगे, 37 चैप्टर वाइज टेस्ट पर सब्जेक्ट। हमारी ये टीम है जिसने कि इन टेस्ट को डिज़ाइन किए काफ़ी मेहनत के साथ। आपको उन टेस्ट मिलेंगे, आपको अटेम्प्ट करने होंगे सारे टेस्ट को, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। आपको कंप्लीट AMU ट्रिपल ई लेवल के क्वेश्चन ही मिलेंगे, हम लोग कहीं से रैंडम क्वेश्चन उठाते नहीं है। हम लोग एकदम AMU ट्रिपल ई लेवल के क्वेश्चन ही देते हैं आपको इस एग्जाम के अंदर। जो क्वेश्चन PIQ में आ चुके हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हाई आने वाली प्रायोरिटी रहती है, जो लगता है कि आने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ से उठाते हैं हम लोग जिनकी वेटेज चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम के अंदर आने की, अपार्ट फ्रॉम योर AMU के PIQs, जो आपको मोस्ट रिलेवेंट मिलेंगे। ठीक, आपको मिलेंगे, हम लोग क्या देंगे आपको साथ साथ में, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। कितने देंगे? 10 देंगे, 10 फुल सिलेबस टेस्ट, मॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल गिव यू 9 पार्ट वाइज टेस्ट। इसमें आपके 3 से 4 चैप्टर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, टू कवर द एंटायर सिलेबस फॉर द क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस ऑफ योर टेस्ट। और आपको कंप्लीट डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा आपको इस एग्जाम के अंदर, कि कैसे आपको कहाँ लैग कर रहे हैं। आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, आपने किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दिया, किस क्वेश्चन पे कम टाइम दिया, कहाँ आपको टाइम देना था, कहाँ टाइम नहीं देना था, वो सब हम लोग आपको देंगे आपके पूरे एनालिसिस के अंदर। आपने किस क्वेश्चन में गलती की, किस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट कैसे पीछे, आपको ये सब देखने को मिलेगा। Apart from this test series, we will give you the mentorship and guidance through our WhatsApp and regular sessions on our Google Meet. उससे क्या होगा, आप वहाँ पे हम लोग से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, whether it is academic or non academic. We will give you the complete resolution for your doubts. बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं वहाँ पे अपने एकेडमिक नॉन एकेडमिक, किसी को मोटिवेशन वगैरह नहीं आता है तो वो पूछ सकता है। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो वो भी आपका रहता है ऑप्शन, आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। कॉल पे बात करनी है आपको तो आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं हम लोग से पर्सनली, और कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप वहाँ से हम लोग से क्लियर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बात है कि हमारी कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक, कि बच्चे कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहले गलती क्या करते हैं बच्चे, मेमोराइजिंग द फॉर्मूला विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट। मतलब फॉर्मूला तो याद कर लिया, टीचर ने क्लास में लिखवाया फॉर्मूला, आपने उसको रट्टा मार दिया अच्छी तरीके से, ठीक है, लेकिन अगर आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन दिया और उसमें हल्का सा चेंज कर दिया, तो आप खाली फॉर्मूला रट के गए थे, आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट मालूम था नहीं कि कॉन्सेप्ट क्यों लग रहा है, उसकी वजह क्या है उसके पीछे की। तो आप वो गलती कर देंगे क्वेश्चन में और आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, और आपके क्या हो जाएंगे, माइनस के 0.25 नेगेटिव हो जाएंगे। +1 में -0.25 एग्जाम का पैटर्न है, आई होप आपको मालूम ही होगा ये मार्किंग स्कीम जो होती है। ठीक, बात आते करते हैं हम लोग पुअर रिविजन प्लानिंग। आपने फर्स्ट वीक में चैप्टर कंप्लीट किए, सेकंड में किए, थर्ड में किए, मैंने जो बताया आपको, लेकिन अगर आप रिविजन करते हुए नहीं चल रहे हैं तो आप इवेंचुअली उसको भूलते हुए चले जाएंगे, आपका ग्राफ नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप रिविजन करते चलेंगे, आप पहले दिन में आपने इतना पढ़ा, क्लैरिटी आपको इतनी आई, सेकेंड डे में आपको और क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद रिविजन के साथ और क्लैरिटी आती जाएगी उस चैप्टर के अंदर, तो क्लैरिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी डे बाई डे अगर आप रिविजन करते चलेंगे। और फोर्थ एंड सबसे बड़ी गलती, मॉक टेस्ट ना देना। मैं आपको बताया 50% वेटेज होता है आपके प्रिपरेशन खाली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, मतलब आपको बिना हथियार के तल उतार दिया गया, मैदान में जाके लड़ दो, जाओ। ये इस तरीके से अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं बिना मॉक टेस्ट एक को दिए हुए, तो मॉक टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन के अंदर, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसी के साथ मेरी फाइनल एडवाइस एंड मोटिवेशन आपको यही रहेगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट दिस लास्ट 60 डेज। अराउंड 60 डेज बचे हैं अभी आपके पास, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको पूरे थ्रू आउट द 60 डेज आपको कंसिस्टेंट रहना है, और जो मैं आपको बताएं चैप्टर्स उनको आपको सबसे पहले कवर करना है और स्ट्रॉन्ग करना है उन चैप्टर्स को। ठीक, तो हो गई पहली बात।
फॉलो द रोड मैप थॉरोली। आपको अच्छे से रोड मैप में बताया मैं आपको कैसे कैसे फॉलो करना है, उसको अच्छे से फॉलो करिएगा। और सिलेक्शन इज अचीवेबल, क्या बोल रहा है, विद डिसिप्लिन एफर्ट एंड द राइट स्ट्रेटजी सिलेक्शन इज विद इन योर रीच, बिलीव इन योर सेल्फ। काफ़ी अच्छी बात बताई जा रही है यहाँ पे कि अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, रोज़ एफर्ट लगा रहे हैं रोज़, तो अभी भी आपका सिलेक्शन अच्छे मार्क्स से हो सकता है। कट ऑफ की बात कर लें अगर हम लोग पिछले साल की, तो 49.5 पे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रैंक बनी थी कुछ 80 के आसपास, ठीक। और उसे मिली थी CSE, कंप्यूटर साइंस विथ एक्सटर्नल। और लास्ट बात करें तो 49 तक मिली थी कंप्यूटर आपको, 49 मार्क्स तक आउट ऑफ 100 के मार्क्स के पेपर के अंदर 49 पे आपको कंप्यूटर मिल जा रही है। तो थोड़ा लो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर ड्यू टू पैटर्न चेंज, बट अगर आपको सेफ स्कोर चलना है और थोड़ा इस बार चांसेस भी हैं कि आपका थोड़ा हाई जाएगा कट ऑफ, तो कितना आपका सेफ स्कोर होगा 60+ फॉर एन एक्सटर्नल स्टूडेंट टू गेट कंप्यूटर साइंस। एक्सटर्नल की स्टूडेंट की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, और वही बात करेंगे हम लोग इंटरनल स्टूडेंट की, तो उसकी कट ऑफ बैठेगी लगभग 45 से 48, अगर आप इंटरनल हैं इस साल CSE के लिए कट ऑफ। और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है, क्वेरी आती है, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा पिन कमेंट में। और कोई भी डाउट आता है वहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट्स वगैरह में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।